पॉलिटिक्स में हर लीडर की एक पब्लिक इमेज होती है, लेकिन क्या वो इमेज उसकी सच्चाई है? राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो एक वक्त तक मजाक बना रहा, पप्पू के नाम से, आज वही शख्स कई लोगों के लिए डेमोक्रेसी की लास्ट उम्मीद है। तो सवाल ये है, क्या बदला है राहुल गांधी के अंदर, या फिर क्या बदला हमारा उसको देखने का नजरिया? 5 नवंबर 2025 कांग्रेस हेडक्वार्टर्स दिल्ली। वो शाम ऐसी थी जहां एंटिसिपेशन हवा में महसूस की जा सकती थी। मीडिया के कैमरास सब तैयार थे, सब जानते थे कि राहुल गांधी कुछ बड़ा कहने वाले हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बड़े का मतलब क्या। उन्होंने जो कुछ पेश किया उसे एक डिजिटल अर्थक्वेक कहा जाए तो घाटा नहीं। उन्होंने उसे दी एच बम कहा और फिर उस गड्डी को खोलते ही सांस थम गई थी। वो राहुल गांधी जिन्हें मीडिया रिलेक्टेंट प्रिंस कहकर डिसमिस करती थी, आज लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और उनके एलिगेशंस ऐसे थे कि आप वोट देने के प्योर सिस्टम पर सवाल उठा बैठेंगे। उनका दावा था कि 2024 के हरियाणा इलेक्शंस में 25 लाख वोट्स मैनिपुलेट किए गए। 25 लाख, सोचिए, एक पूरा छोटा सा शहर बस गायब। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं थी, राहुल गांधी ने एविडेंस दिए। उन्होंने ऐसे वोटर्स की लिस्ट दिखाई जो सिर्फ कागजों पर मौजूद थे, जैसे कोई वेल प्लान्ड डिजिटल फ्रॉड हो। एक खाली प्लॉट जिसका पता 0 है, उस पर 500 वोटर रजिस्टर हैं। एक ब्राजीलियन मॉडल की एक ही फोटो 22 अलग अलग हरियाणवी महिलाओं की वोटर आईडी पर। ये सब ग्लिच नहीं है, ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, ये तो एक सिस्टम चल रहा है। फिर वो सवाल आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो बॉडी जिसको हम सच्चाई का प्रतीक मानते हैं, क्या वो भी इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व्ड है? राहुल गांधी का सीधा आरोप था कि ईसीआई ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगर ऐसा है तो फिर आपका वोट, आपकी आवाज, उसकी क्या कीमत रह जाती है? तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपके वोट की इज्जत की है। इस वीडियो में हम इस एच फाइल रिपोर्ट्स को फॉरेंसिक की तरह एनालाइज करेंगे। हमें ये समझना होगा कि कैसे एक आदमी जिसकी शुरुआत सिक्योरिटी बबल और पॉलिटिक्स इनहेरिटेंस में हुई, जिसे पूरे देश ने जोक समझा, वो आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई का सेंटर बन गया है। सच क्या है? क्या ये सच्चाई है कि हमारी डेमोक्रेसी की नींव खतरे में है, या सिर्फ ये एक बड़ी हार का जवाब है? आज बिहार है, कल हरियाणा था, पर परसों आपका प्रदेश हो सकता है। इसलिए मेरे साथ आइए, क्योंकि ये जंग सिर्फ हरियाणा या बिहार तक सीमित नहीं है। ये जंग है हिंदुस्तान के आने वाले कल की, और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अंदर घुसेंगे, वो एच फाइल का फोल्डर खोलेंगे। हमें पता है कि 5 नवंबर को क्या हुआ, पर अब हम जानेंगे कैसे हुआ। ये कहानी है डिजिटल वोट चोरी की, और मैं आपको वार्न करता हूँ, ये कहानी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकती है। पहले हमें वो माहौल समझना पड़ेगा जिसमें ये एच बम फटा। अक्टूबर 2024 हरियाणा इलेक्शन। सारे एग्जिट पोल्स एक ही आवाज में बोल रहे थे, कांग्रेस जीतेगी। पार्टी वर्कर्स सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, पर फिर रिजल्ट आया और बीजेपी सत्ता में वापस। कांग्रेस के ऑफिस में साइलेंस, एक ऐसा शॉक कि लोग कह रहे थे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये वही फीलिंग होती है जब आपका पेपर अच्छा गया हो पर रिजल्ट में आप फेल हो जाएं। ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं था, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हर जगह अपोजिशन को लग रहा था कि वोटर लिस्ट से उसके सपोर्टर्स के नाम गायब हो रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर। तो राहुल गांधी के लिए ये हरियाणा का रिजल्ट लास्ट स्ट्रॉ था, इसलिए उन्होंने कहा अब बाजी पलटनी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि एच बॉम्ब आने वाला है। पब्लिक की क्यूरियोसिटी को पीक पर पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी का ट्रेलर हो। और फिर वो मूवमेंट आया, फोल्डर खोला और उसमें से निकली 3 सबसे खतरनाक चीजें, डुप्लीकेट वोटर्स, फैंटम वोटर्स और फोटो फ्रॉड। चलिए इनमें से हर एक को हम एकदम डिटेल में देखते हैं। पहला प्लॉट, डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी ने कहा 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे। 5,21,000। आप सोच रहे होंगे भाई डेटा एंट्री मिस्टेक होगी। नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये एक फीचर था, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर के अंदर बग नहीं हो, बट एक बैक डोर होता है। कैसे पता चला? वोटर लिस्ट को
सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया। एक औरत का नाम 223 बार, दो अलग अलग बूथ्स पर एक इंसान 223 बार कैसे वोट कर सकता है? क्या वो सुपरमैन है? और फिर पता चला एक बीजेपी लिंक्ड सरपंच का भी नाम डुप्लीकेट लिस्ट में था। तो ये क्लियर हो गया, ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स वाला केस नहीं था, यहाँ पर कोई प्लान बना रहा था। और अगर आपको लगा ये शॉकिंग है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरा पॉइंट, फैंटम्स वोटर, डिजिटल भूत। 19,26,000 बल्क वोटर्स, मतलब एक ही एड्रेस पे कई सारे वोटर्स। राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया, एक घर जिसका नंबर 0 था, उस घर में 500 वोटर रजिस्टर थे। 500? जब उन लोगों ने उस चीज की इन्वेस्टिगेशन की और उस जगह पर गए तो वो एक खाली प्लॉट था। ऐसा लग रहा था वो 500 वोटर्स हवा में ही गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट है, अरे ये होमलेस वोटर्स होंगे। भाई, होमलेस वोटर्स का मतलब होता है उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको हाउस नंबर 0 अलॉट कर दो। 0 मतलब क्या होता है? वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज में निल होता है। तो ये एकदम क्लियर प्रूफ है कि सिस्टम में जाके डेलिबरेटली ये एंट्रीज डाली गई हैं। ऐसा बैकडोर जहाँ से आप कितने भी फेक वोटर्स डाल सकते हो पर उनको ट्रेस नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, फोटो फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट। राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाया एक ब्राजीलियन मॉडल का। पता चला कि यही एक लड़की की फोटो 22 अलग अलग हरियाणा की लड़कियों के नाम से लगाई गई है। नाम था सीमा, स्वीटी, सरस्वती, पर चेहरा एक ब्राजीलियन मॉडल का। अब सोचिए, क्या कोई हरियाणा का बाबू ब्राजील जाकर ये फोटो लाया होगा? नहीं। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये ऑपरेशन सेंट्रलाइज था। ये एक ही कमांड सेंटर से चल रहा था। किसी के पास एक कलेक्शन थी फॉरिजन फोटोज की और उन्होंने सॉफ्टवेयर में जाकर बल्क में ये फोटो अपलोड कर दिया। ये कोई गलती नहीं थी, ये पूरी इंटेंशन से किया गया फ्रॉड था। एक ऐसा फ्रॉड जिससे प्रूफ किया जा सके कि इलेक्शन कमीशन के पूरे सिस्टम को हैक किया गया है। और आखिर में सर्जिकल स्ट्राइक, 3,50,000 वोटर्स जो मोस्टली कांग्रेस को वोट करते, उनके नाम वोटर लिस्ट से ही डिलीट कर दिए गए। और पोस्टल बैलेट्स, कांग्रेस 73, बीजेपी 17, पर फाइनल रिजल्ट क्या आया? बीजेपी की जीत। मतलब जहां मैनिपुलेशन मुश्किल था वहां कांग्रेस आगे थी, जहां डिजिटल मैनिपुलेशन आसान था वहां रिजल्ट फ्लिप हो गया। तो आप ही बताइए, क्या ये सब एक ही साथ कोइंसिडेंस हो सकता है? 5 लाख डुप्लीकेट वोट्स, 19 लाख गोस्ट वोटर्स, ब्राजीलियन मॉडल का फोटो, 3.5 लाख डिलीशन, क्या ये सब एक ही साथ गलती से हो गया? बीजेपी का जवाब क्या था? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस की हार का बहाना। उन्होंने कहा कि ये देश की इमेज बिगाड़ने की कॉन्स्पिरेसी है, यानी एविडेंस पर डिस्कस मत करो, उसे डाइवर्ट करो। और इलेक्शन कमीशन वो खामोश है। क्यों? क्योंकि अगर वो जवाब देंगे तो डिबेट्स शुरू हो जाएंगी, और आजकल डिबेट्स शुरू होने का मतलब आप ऑलरेडी हार चुके हैं। हर ग्रेट विलन या हीरो की एक ही ओरिजिन स्टोरी होती है। तो राहुल गांधी की ओरिजिन स्टोरी क्या है? क्या वो सिर्फ एक लकी शहजादा है जो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए, या फिर उस स्पून का वेट, उस लेगेसी का बोझ उसे पहले ही यूज क्रश कर देता है? चैप्टर 1 में हमने क्राइम सीन देखा। अब हम क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की तरह उस आदमी के दिमाग में घुसेंगे जिसने ये क्राइम एक्सपोज किया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को समझे बिना ये H फाइल का असली मतलब समझ में नहीं आएगा। सोचिए, आपका सरनेम गांधी है, आपके घर में 3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पापा राजीव गांधी जो एक पायलट थे जो कंप्यूटर लाए इंडिया में, लेकिन वो बफोर स्कैंडल में फंसे। आपके परदादा जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी, ये सब आपके ब्लड में है। ये प्रिविलेज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है, एक ऐसी लेगेसी जिससे आप भागना चाहते हो पर वो आपके पीछे पीछे भागती है। इसलिए उन्होंने बचपन में ही एक एस्केप ट्राई किया, अमेरिका चले गए, रोलिंस कॉलेज में पढ़े, लेकिन वहाँ भी उन्हें अपना नाम छुपाना पड़ा, राउल विंसी बनना पड़ा, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो। क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। उन्हें अपने पापा को बम ब्लास्ट में खोना पड़ा, उनकी दादी का असैसिनेशन हुआ। तो उस लड़के के लिए नॉर्मल लाइफ वो लग्जरी थी जो उसे
कभी भी नहीं मिली और फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम किया जो लोग नहीं जानते। वो एक ट्रेन्ड पायलट हैं। उन्होंने लंदन में एक कंसल्टेंसी फर्म में काम किया, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एनालाइज की, और हाँ, उसे अकीदो आता है। ब्लैक बेल्ट हैं। अकीदो ये मार्टियल आर्ट डिफेंस पर फोकस करती है। आप अपोनेंट की ही एनर्जी यूज करते हैं उन्हें ही हराने के लिए। क्या आपको लगता है कि उसने अपनी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यहीं से सीखी है? अब हम उनकी पॉलिटिकल जर्नी को 4 एक्ट्स में बांटेंगे, जैसे कोई ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। 2004 राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आते हैं, अमेठी से सीट जीतते हैं। उस टाइम मीडिया ने उन्हें यूथ आइकन बोला। कांग्रेस की 2009 की जीत में उन्होंने बड़ा रोल निभाया। पार्टी के अंदर यूथ कांग्रेस को रिवाइव किया, इंटरनल इलेक्शन कराए। सबको लगा वक्त आ गया है, युवराज तख्त पर बैठने वाला है। पर एक प्रॉब्लम थी, उनमें एक हेजिटेशन थी, एक रिलक्टेंस, जैसे वो खुद नहीं बल्कि उनकी फैमिली उनको इस काम में डाल रही थी। पब्लिक को वो करिश्मा नहीं दिखा जो चाहिए था। और फिर 2014 आ गया। 2014 मोदी सुनामी आई। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिली, राहुल गांधी को ब्रूटल डिफीट मिली, और यहाँ से पैदा हुआ पप्पू, एक ऐसा निकनेम जो यूज डिफाइन करने लगा। सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी हर वीडियो, हर स्पीच की मिमिक्री होने लगी। 2019 में फिर से हार, 52 सीट्स। पब्लिक ने डिसाइड कर लिया था ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, और फिर उसने वही किया जो कोई पॉलिटिशियन नहीं करता, उसने रिजाइन कर दिया। पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ दी, पब्लिकली बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लोगों ने सोचा गेम ओवर है, पर आपको पता है कभी कभी अपने आप को टोटली बॉटम पर देखना ही जरूरी होता है ताकि आप वापस उठ सको। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है। 2022 राहुल गांधी वापस आता है, लेकिन किसी रैली से नहीं, एक यात्रा से। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल। लोगों ने सोचा ये क्या नौटंकी है, लेकिन कुछ अलग हो रहा था। वो पप्पू जो टीवी डिबेट्स में ऑकवर्ड लगता था, वो सड़कों पे लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा था। वो भीग रहा था, प्यास से मर रहा था, लोगों के साथ चल रहा था। और यहाँ पर उसने वो मंत्र दिया, मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत की दुकान। एक ऐसा सिंपल स्लोगन जो डायरेक्टली बीजेपी की पॉलिटिक्स को टारगेट कर रहा था। पब्लिक ने उसे एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। वो रिलेक्टेंट प्रिंस अब एक एम्पैथेटिक लिसनर बन चुका था। उसने अपनी इमेज फिजिकली कदमों से बदल दी। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ते हैं, जीतते हैं। कांग्रेस 52 सीट से 99 सीट्स पर पहुंच जाती है। बीजेपी को माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। उस चेयर पर बैठकर उन्हें वीटो पावर मिल जाती है। वो आवाज जो कभी पप्पू थी, वो आज पार्लियामेंट की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक है। तो अब आप समझ गए होंगे, वो आदमी जो एच फाइल्स लेकर आया है, वो वही आदमी नहीं था जो 2014 में हारा था। वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसने अपने आप को आग में से निकाल कर स्टील बना लिया था। उसने अपनी आइडियोलॉजी डिफाइन कर ली थी, कास्ट सेंसस, क्रॉनिक कैपिटलिज्म अगेंस्ट अडानी और इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम। उनके लिए एच फाइल सिर्फ वाटर फ्रॉड नहीं है, वो अल्टीमेट प्रूफ है उनकी थ्योरी का। उनका थ्योरी का सिस्टम इतना डीपली रिजिड है, इंस्टीट्यूशन इतने कैप्चर हो चुकी है कि इलेक्शंस भी अब चोरी किए जा रहे हैं। तो ये एच फाइल उस जर्नी का लॉजिकल कंक्लूजन है। अब हम स्टोरी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सारी कहानी, सारे कैरेक्टर्स, सारे क्लूज एक फाइनल डिसीजन की तरफ कन्वर्ज होते हैं। एच फाइल का बम फूट चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि बम था या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या बिगाड़ा। क्या ये बम डेमोक्रेसी की बिल्डिंग को हिला कर रख देगा, या फिर इसकी आवाज भी धीमी पड़ जाएगी। चैप्टर 3 ये सिर्फ कंक्लूजन नहीं है, ये आपको 3 पॉसिबल एंडिंग्स दिखाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी की कहानी में हीरो और विलन आप खुद होते हो। तो पहले देखते हैं कि इस एच बॉम्ब ने इंस्टीट्यूशन को कैसे इफेक्ट किया। इलेक्शन कमीशन, ओ माय गॉड, ईसीआई का जो क्रेडिबिलिटी कैपिटल था, वो आज स्टॉक मार्केट के खराब दिन की तरह गिरा हुआ है। लोग अब पूछ रहे हैं, ईसीआई जी आप न्यूट्रल हो या बीजेपी की ब्रांच ऑफिस? सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर आ गया है। पब्लिक मांग कर रही है कि कोर्ट इस केस को उठाए। क्या करेगा कोर्ट? क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा?
या फिर एविडेंस कहाँ है कहकर केस डिसमिस कर देगा। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है। जब इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ने लगते हैं तो पब्लिक का भरोसा उठ जाता है। और सिर्फ इंडिया तक बात नहीं रुकती, दुनिया की नजरें हम पर हैं। अमेरिका जो हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता था, वो अब अपनी रिपोर्ट्स में लिखेगा इंडियाज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी अंडर सीरियस डाउट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो मोदी जी को मोस्ट स्टेबल लीडर मानते हैं, वो अब हेजिटेट करेंगे। उनको लगने लगेगा यहाँ का रूल ऑफ लॉ वीक हो रहा है, यहाँ पैसा लगाना सेफ नहीं है। एच फाइल्स ने इंडिया की ग्लोबल इमेज को डायरेक्ट हिट किया है। अब आइए वो हिस्सा जिसका इंतजार आपको होगा, फ्यूचर। हमें क्या देखना है, मैं आपको 3 सिनेरियोस दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो होप वाला। मान लीजिए एच फाइल्स का एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने केस ले लिया। कोर्ट ने कहा वोटर लिस्ट का 100% ऑडिट होगा, हर वीवीपैट की 100% काउंटिंग होगी, पब्लिक स्ट्रीट पर आ गई, वी वांट आवर वोट्स बैक। एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन में सच्चाई से कमिटेड ऑफिसर्स आए। ऐसा हुआ तो इंडिया की डेमोक्रेसी चील की तरह अर्श से उतरेगी, स्ट्रॉन्गर, बेटर। इस सिनेरियो में राहुल गांधी हिस्ट्री के पेजेस में एज अ सर्वाइवर ऑफ डेमोक्रेसी माने जाएंगे। पर क्या ऐसा होगा? क्या इतना पॉजिटिव हो सकता है? दूसरा सिनेरियो जो आजकल ज्यादा कॉमन लगता है, सच्चाई की सिविल वॉर। यहाँ कोई सच्चाई नहीं बचती, सिर्फ नरेटिव होते हैं। बीजेपी का वोटर्स एच फाइल्स को बिल्कुल नहीं मानेगा। वो कहेगा ये तो राहुल गांधी का नया जुमला है। कांग्रेस के वोटर्स पूरे दिल से मान लेंगे। मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स से कंफ्यूज्ड होकर दूर हट जाएंगे। क्या फायदा वोट डालकर? सोशल मीडिया पे 2 अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट करेंगी। एक बबल में लोग सेलिब्रेट करेंगे, दूसरे बबल में लोग इसको जोक समझेंगे। डेमोक्रेसी का क्या है? डेमोक्रेसी की हल्की हल्की डेथ होती रहेगी। और तीसरा सिनेरियो, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एच फाइल्स को सक्सेसफुली सरपास कर दिया, मीडिया ने कवर करना बंद कर दिया, कोर्ट ने केस नहीं लिया, ऑपरेशंस को फाइनली और लीगली क्रश कर दिया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा कंट्रोल हो गया, अगले इलेक्शंस में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेशंस हुआ, एच फाइल एक फुटनोट बनकर रह जाएगी, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसे कोई सीरियस नहीं लेता। इस सिनेरियो में इंडिया इफेक्टिवली एक वन पार्टी स्टेट बन जाता है, डेमोक्रेसी खत्म। तो पूछिए कौन सा सिनेरियो आएगा? मेरा जवाब है कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म राइटर ने नहीं लिखी है, ये कहानी आप और मैं लिख रहे हैं। हर वोट से, हर शेयर से, डिसीजन से। राहुल गांधी ने कोशिश की, उन्होंने एक आग लगाई, लेकिन वो आग बुझेगी या पूरा जंगल जला देगी, ये आप पर निर्भर करता है। वो पप्पू से प्रोसिक्यूटर बन गए, लेकिन क्या वो प्रोसिक्यूटर से सेवियर बन पाएंगे? इसका जवाब आपके पास है। एच फाइल सबसे बड़ी लेगेसी है या नहीं है? बट उसने बीजेपी को एक्सपोज किया। सबसे बड़ी लेगेसी यही है कि उसने हर इंडियन वोटर्स को एक क्वेश्चन दिया है, क्या आप अपना वोट देकर आए हो या आपने अपने वोट को चुराने दिया? डेमोक्रेसी एक मशीन नहीं है, एक फीलिंग है। वो फीलिंग तभी मरती है जब आप मान लेते हो कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते।